Hello students, this is Kartar Singh here and I welcome all of you on my YouTube channel KT Sir English। दोस्तों, हम लोग जो अभी सीनियर टीचर और स्कूल लेक्चरर का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके जो नए टॉपिक्स आए हैं वो एक के बाद एक हम लोग आपके लिए YouTube पर लेकर आ रहे हैं। दो जो पोयम है वो ग्रेड फर्स्ट की हमने अब तक अपलोड कर दी है YouTube चैनल पे अपने, और ये दूसरी पोयम जो है ग्रेड सेकंड यानी सीनियर टीचर की दूसरी पोयम आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, द सन राइजिंग, जो जॉन डन ने लिखी है। इससे पहले मैंने एक इसकी पोयम आप लोगों को और पढ़ाई थी, बेटर माई हार्ट 3% गो, वो ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं। वो स्कूल लेक्चरर यानी कि ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस में है। और जो ये पोयम आप देख रहे हैं द सन राइजिंग, ये ग्रेड सेकंड यानी सीनियर टीचर के कोर्स में दी हुई है। तो ये सेम वही जॉन डन की बात करें तो ये एक मेटाफिजिकल पोएट हैं, जकोबियन एज से बिलोंग करते हैं। और जो मैं थोड़ा बताऊं आपको पहले कि जॉन डन कौन थे और द सन राइजिंग पोयम किस तरह से लिखी गई, क्या थीम है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे ये बात है। बहुत इंटरेस्टिंग पोयम है। अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज लास्ट तक रुके रहना, आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही गजब की, बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है। मेटाफिजिकल पोएट्री को समझने का एक बहुत ही गजब का उदाहरण है द सन राइजिंग। तो ये जॉन डन ने लिखी थी दोस्तों। और अगर हम जॉन डन की बात करें तो जॉन डन 1572 में इनका बर्थ हुआ और 1631 में इनकी डेथ हुई। 31 मार्च 1631 पैदा ये जो थे, ये क्या डेट थी वो इतना श्योर नहीं है, इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बट वैसे ये इनका पूरा लाइफ स्पैन रहा 1572 से 1631, ठीक है ना। और जॉन डन की हम बात करें तो ये अपने इसके हिसाब से जकोबियन एज से बिलोंग करते हैं, मेनली जकोबियन एज से बिलोंग करते हैं, जो 1603 से 1625 तक रही थी, जिसमें जेम्स फर्स्ट किंग थे और उनके रेन, उनके शासनकाल के दौरान जो जॉन डन थे वो रहे थे। ये बहुत ही काबिल, बहुत ही होनहार पोएट थे। ये इन्होंने लॉ की पढ़ाई भी की थी, तो ये लॉयर भी हैं, ये सटायरिस्ट भी रहे, ये लव पोएट भी थे, ये मेटाफिजिकल पोएट भी थे। मेटाफिजिकल पोएट के तो ये फाउंडर थे, उसके तो ये लीडर थे। ये बहुत ही मतलब गजब के वर्सटाइल, जो है आप कह सकते हैं कि एक वर्सटाइल पोएट ये रहे हैं, जकोबियन एज से बिलोंग करते हैं। कुछ इनकी पोएट्री आप कह सकते हैं कि एलिजाबेथन एज से भी हैं और कुछ इसके बाद वाले एज में भी रही हैं, बट ये मेनली जो है जकोबियन एज से बिलोंग करते हैं। ये एक सटायरिस्ट रहे हैं, इन्होंने सटायर लिखे हैं, है ना, सटायरिस्ट ये रहे हैं। लव पोएट रहे हैं, इन्होंने काफी सारी लव पोएम्स लिखी हैं। ये मेटाफिजिकल पोएट हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेटाफिजिकल पोएट क्या होते हैं, मेटाफिजिकल पोएट्री क्या होती है। तो देखिए, ये मेटाफिजिक की हम बात करें तो मेटा यानी होता है बियॉन्ड, मेटा यानी बियॉन्ड, और फिजिक यानी फिजिक्स, जो साइंस है या जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, नेचुरल साइंस है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स है, इनके उदाहरण लेता है, इनके मेटाफर यूज करता है अपने इंटरनल इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। उनको जोड़ता है जो बिल्कुल बियॉन्ड है ना, बिल्कुल अलग है। तो ये दो बहुत ही डिफरेंट चीजों को, डिसिमिलर थिंग्स को जोड़ता है ना, और बहुत बहुत अच्छी कविताएं लिखता है। इनकी पोएम्स में आप देखना, आपको मेटाफिजिकल कंसीट्स मिलेंगी, बहुत फार फेच सिमिलीज, बहुत फार फेच मेटाफर्स का यूज करता है। बहुत ही अलग दुनिया की चीजों को, इंटरनल चीजों को, जो बाहरी दुनिया की चीजें, उनसे कनेक्ट करवाता है। फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, साइंस से, ज्योग्राफी से, इनसे कनेक्ट करवाता है। बहुत सारे पैराडॉक्स यूज करता है।
हाइपरबली का यूज करेंगे, मेटाफिजिकल, ये जो पोयम है अपनी द सनराइजिंग, ये मेटाफिजिकल पोएट्री है। हाइपरबली का यूज करते हैं, अब्रप्ट ओपनिंग का यूज करते हैं, कलिक्वल लैंग्वेज का यूज करते हैं दोस्तों, आम बोलचाल की भाषा का यूज करते हैं, काफी सारे इंपरेटिव्स यूज करते हैं, मेटाफिजिकल कंसीट्स का, ये मेनली चीजें इसमें होती हैं। आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी का या आयरनी का ये यूज करते हैं। तो मेटाफिजिकल जो पोएट्री थी ये इसके फादर हैं, मेटाफिजिकल पोएट्री के ये लीडर रहे हैं। और ये जो द सनराइजिंग है ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नायाब उदाहरण है मेटाफिजिकल पोएट्री का। इसको आप लव पोयम भी कह सकते हैं, ये लव पोयम भी है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है। यहां से सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों आप लोगों के। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है। ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब इसमें कवि है जो सीधा सन से बात कर रहा है, जहां सन जो है वो लिसनर है और वो साइलेंट लिसनर है। इसमें और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे अगर देखा जाए तो जॉन डन की जो बिलव्ड है या स्पीकर की जो बिलव्ड है वो है स्कूल बॉयज, फार्मर्स, हंट्समैन, और जो अप्रेंटिस हैं सार अप्रेंटिस, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो एक प्रकार का ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का भी उदाहरण है। बहुत खूबसूरत कविता है द सनराइजिंग, बिल्कुल कंट्रोवर्शियल पोयम है। एलिजाबेथन एज से बिल्कुल अलग पोयम है। एलिजाबेथन एज में जहां सन को रेवरेंड मानते थे, उनको पूछते थे, है ना, लेकिन ये उसको सीधा सीधा जो है अब्यूजिंग लैंग्वेज कर रहा है, उसको बोल रहा है बिजी ओल्ड फूल, है ना, उसको मतलब उसको खूब डायलॉग सुना रहा है, उसको खूब उसकी मतलब कंप्लेन कर रहा है, शिकायतें कर रहा है। तो बहुत ही अच्छी पोयम है, बहुत अलग पोयम है, एक अलग टेस्ट की आप ये कह सकते हैं कि एक अलग टेस्ट आपको ये पोयम दे रही है। द सनराइजिंग के अगर हम थीम देखें तो एक बार आप समझ लीजिए, इसमें जो पोएट है अपना जॉन डन जो है वो पोयम इसको बता रहा है, और वो कह रहा है कि या तो जॉन डन हो सकते हैं स्पीकर या कोई एक कैरेक्टर हो सकता है। वह अपनी प्रेमिका के साथ, अपनी बिलव्ड के साथ अपने रूम में वो लेटे हुए हैं। पूरी रात भर वो साथ थे, अब सुबह हो गई है, सनराइज हो रहा है, और सन जो है वो कर्टन में से, वो विंडो में से झांक रहा है, पीपिंग थ्रू द कर्टेन्स एंड विंडो, झांक रहा है और इनको डिस्टर्ब कर रहा है, इनकी प्राइवेसी में डिस्टरबेंस कर रहा है। ठीक है ना। तो इस बात से स्पीकर गुस्सा हो रहा है, पोएट गुस्सा हो रहा है, और वो सीधा देखो अंगुली दिखा रहा है, सीधा उससे बात कर रहा है सन से, और सन से कह रहा है बिजी ओल्ड फूल। बिजी ओल्ड फूल उसको कहता है, सीधा एड्रेस कर रहा है, सीधी बातचीत कर रहा है, अपोस्ट्रोफे का यूज कर रहा है। और ये खास बात होती है इन पोएम्स की, मेटाफिजिकल पोएम्स की। इसमें ये उगते सूरज को कंप्लेन कर रहा है कि बेवकूफ, इंटरफेयरिंग बिजी सन, तो ओल्ड सन तो पुराना है सन, तुम यहां क्यों आए हो, क्यों हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर डिस्टर्ब करना है तो स्कूल बॉय को करो जो स्कूल जाने के लिए लेट हो रहे, अगर डिस्टर्ब करना है तो उन नए नए ट्रेनीज को, अप्रेंटिस को करो जिनको अपने काम पे जाना है और वो लेट हो रहे हैं, वो लेजी हो रहे हैं और वो काम पे जाने को उनका मन नहीं कर रहा, उनको उठाओ, उनको भेजो। उन किसानों को भेजो जिनको फसलें काटनी है, फसलें इकट्ठी करनी है, अपने खेतों में जाके काम करना है। या उन हंट्समैन को कंप्लेन को, उन हंट्समैन को जाके जगाओ जिनको राजा के साथ शिकार पे जाना है। उन किसानों को जगाओ, उन हंट्समैन को जगाओ। हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई, हम तो प्रेमी प्रेमिका हैं, लवर है, बिलव्ड है, हमें कहां जाना है, हमें तो इस रूम में ही पड़े रहना है। हम रात को भी यहीं थे, अभी भी हम यहीं हैं, और आज पूरे दिन और अगले कई दिनों तक हम यहीं रहने वाले हैं, हमें कहीं नहीं जाना, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। वाई आर यू डिस्टर्बिंग अस, यू डोंट हैव मैनर्स, यू डोंट हैव एटिकेट, बिजी ओल्ड फूल। यू डोंट नो कि जब कोई बिलव्ड और लवर अपने कमरे में है तो उनको झांकते नहीं है, देखते नहीं है, इतनी बदतमीजी कर रहे हो। इस तरह की लैंग्वेज यूज करता है, कलिक्वल लैंग्वेज। ऐसे लगता है सीधे जो जॉन डन है वो सीधे सन से बात कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं उसको। और यही थीम है, लव की थीम है, ठीक है ना, जो थोड़ी सी एमोरस है, सेक्सुअल है। हालांकि ये कंप्लेन कर रहा है, शिकायत कर रहा है, और बहुत हाइपरबलीज का यूज हुआ है,
बहुत ज्यादा पैराडॉक्स का यूज इस पोयम में किया गया है, ठीक है ना। तो अब देखना इस पोयम के बारे में अगर दोस्तों हम बात करें ना, तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और इसमें ना 10 लाइंस के, पूरी पोयम को अगर आप देखें इसमें 10 लाइंस के 3 स्टेंजाज यूज किए गए। 10 लाइंस के 3 स्टेंजाज हैं, यानी टोटल 10 इंटू 3 देर आर 30 लाइन्स। इसमें 30 लाइन्स हैं, ठीक है ना। और अगर इसकी राइम स्कीम की अगर आप बात करें दोस्तों, ये इन पे क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के। इसकी राइम स्कीम अगर आप देखो तो शुरू की 4 लाइन की ए बी बी ए, फिर 4 लाइन की सी डी सी डी, और लास्ट की 2 लाइन एक कपलेट है हेरोइक कपलेट की तरह ई ई। ये इसकी राइम स्कीम है। इसका जो मीटर है, वैसे देखो ये इरेगुलर है, इरेगुलर पोयम है, ज्यादा कोई मीटर को ध्यान दिया नहीं है जॉन डन ने। ये मेटाफिजिकल पोइट्रीज में नियमों को तोड़ते हैं, रूल्स कन्वेंशन को फॉलो नहीं करते। बट फिर भी आप अधिकतर लाइन देखोगे तो वो आयम्बिक टेट्रामीटर में है, अधिकतर लाइनें। कुछ लाइनें इसकी आयम्बिक पेंटामीटर में भी है। आयम्बिक टेट्रामीटर में या आयम्बिक पेंटामीटर में है, ठीक है ना। ये मीटर हो गया। राइम स्कीम इसकी ए बी बी ए सी डी ई ई हो गई। ऐसा ही कुछ बेटर माई हार्ट में भी थोड़ा बहुत यूज किया था, वो तो एक सोनेट था, बट कुछ ऐसा ही था। ए बी बी ए और था वहां पे, फिर सी डी और ई। यहाँ पर इसने ये राइम स्कीम यूज की। आयम्बिक टेट्रामीटर में कुछ लाइन्स हैं, कुछ आयम्बिक पेंटामीटर में कुछ और भी वेरिएशंस आपको मिल जाएंगे। कुछ लाइन बहुत छोटी हैं, कुछ बड़ी लाइन्स भी हैं। टोटल 30 लाइन्स हैं। 10 लाइन्स के 3 स्टेंजाज हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये भी एक खास बात रही इस पोयम की। ये पोयम 1633 में पब्लिश हुई थी पोस्ट्यूमसली, यानी कि जो जॉन डन थे इनकी डेथ के बाद इसको पब्लिश किया गया। 1631 में जैसे हम देखा इनकी डेथ हो गई थी, तो 1633 में इसको जो है वो पब्लिश किया गया सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नाम के कलेक्शन में। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नाम का इनका कलेक्शन था, उसमें ये पोयम जो थी वो पब्लिश की गई थी। तो लिखी गई कब गई, इसके कोई डेट वो नहीं, पब्लिश हुई जो है वो पता है अपने को 1633 में सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नाम के वॉल्यूम में ये पब्लिश हुई थी पोस्टह्यूमसली इनके मरने के बाद। और अगर थोड़ा बहुत देखें दोस्तों इसके बारे में हम लोग, तो जो ये पोयम है ना, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इनवर्ट ओबार्ड का। इनवर्ट ओबार्ड, दिस वर्ड प्रोनाउंस ओबार्ड। ये अगर कुछ लोग अलग बोल रहे हो तो आप देख लेना, इट्स ओबार्ड, इनवर्ट ओबार्ड। ओबार्ड क्या होता है, अगर केवल ओबार्ड वर्ड को देखें तो ये मॉर्निंग या डॉन सॉन्ग्स होते हैं। ये मॉर्निंग सॉन्ग्स होते हैं, डॉन सॉन्ग्स होते हैं ओबार्ड। और सिचुएशन क्या होती है दोस्तों, जब लवर और उसकी बिलव्ड रात भर साथ रहते हैं, पूरी नाइट वो साथ गुजारते हैं लव मेकिंग के अंदर, अपने सेक्सुअल प्लेजर के अंदर पूरी रात भर साथ रहते हैं, और सुबह विदा होने का समय आता है, तो जो प्रेमी होता है वो सुबह सुबह प्रेमिका से विदा ले रहा है। वो जाना नहीं चाहता, उसका मन नहीं है, बट वो विदा होना चाहता है। तो वो टाटा बाय बाय अपनी बिलव्ड को करता है। और उस समय एक सॉन्ग जो लिखा जाता है, उस समय के लिए जो सॉन्ग लिखा जाता है, ठीक है, जिसमें एक आनंद भी है और जिसमें बिछड़ने का एक डर भी है, वो सॉन्ग को ओबार्ड कहते हैं। लेकिन ये इनवर्ट ओबार्ड है। इनवर्ट ओबार्ड क्या होता है कि यहां प्रेमी जाना नहीं चाह रहा। द सनराइजिंग पोएम में जो लवर है वो जाना नहीं चाह रहा है, वो रुकना चाहता है। वो रात भर अपनी प्रेमिका के साथ में था और अभी भी वो अपनी बिलव्ड के साथ में बेड पर लेटा हुआ है, और वो रुकना चाहता है। वो नहीं काम पे जाना चाहता, वो कहीं पर नहीं जाना चाहता, वो ये वक्त अपनी बिलव्ड के साथ स्पेंड करना चाहता है।
और इसी बीच क्या होता है, सन जो है वो आ जाता है। वो तो अपने टाइम के हिसाब से चलता है, वो तो रूटीन है उसका कि वो सुबह सुबह जो है वो सनराइज होगा, तो सनराइज होता है। तो जैसे सन की रोशनी जो है वो पर कर्टन से, विंडो से उसके रूम में आती है, तो इस बात से वो इरिटेट हो जाता है और उसको लगता है कि यार उसके बिलव्ड जो है वो डिस्टर्ब होगी, और वो उसको आराम से देख रहा है, मस्ती कर रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे की आर्म्स में लेटे हुए हैं, बेड पर लेटे हुए हैं, लेकिन अभी सन की वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अपने लव मेकिंग में डिस्टरबेंस नहीं चाहता, तो वो खुद नहीं जा रहा, वो सन को कहता है कि तुम चले जाओ, हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे, तुम्हारे सीजन्स के हिसाब से, तुम्हारे क्लाइमेट के हिसाब से, तुम्हारे सनराइज, सनसेट, नून, आफ्टरनून, मिडनाइट, इनके हिसाब से हमारा प्यार नहीं चलेगा। हम तो प्यार करते रहेंगे, हमारा तो लव जो मेकिंग प्रोसेस है वो लंबा चलेगा, तो इसलिए तुम हमें डिस्टर्ब मत करो, तुम यहां चले जाओ। तो एक तरह से ये इन्वर्ट ओबार्ड का उदाहरण है। इसमें जो शुरुआत की गई है वो अब्रप्ट ओपनिंग है, बहुत ही अब्रप्ट ओपनिंग की है दोस्तों इसमें, और कलिक्वल लैंग्वेज का यूज किया गया ना, ये मैं पहले ही बताया भी आपको मैंने। बहुत ऐसे लगेगा बोलचाल की भाषा है ना, बिल्कुल ऐसी सीधी बातचीत कर रहे हैं, कन्वर्सेशनल है, ऐसे लग रहा है बातचीत कर रहा है, कन्वर्सेशनल टोन है, आर्ग्यूमेंटेटिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको मैं, कन्वर्सेशनल है, कन्वर्सेशनल टोन है, आर्ग्यूमेंटेटिव टोन है, आर्ग्यूमेंटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंटल, आर्ग्यूमेंटल टोन है इसका। हालांकि यहां पर थोड़ा सा ये रिबेलियस टोन भी कह सकते हैं, क्रांति है। जहां सूरज को लोग पूजते थे एलिजाबेथन एज तक, उसका सम्मान करते थे, हमारे इंडिया में भी होता है, हम उसको पूजते हैं, उसके लिए जल चढ़ाते हैं, सुबह सुबह लोग उसको हाथ जोड़ते हैं, तो उसको ये शिकायतें कर रहा है, उसके खिलाफ क्रांति कर रहा है और कह रहा है कि तेरी ताकत तो कुछ भी नहीं है, मैं एक पलक झपकू ना तो अंधेरा हो जाए। कहां तेरे को रेवरेंट, कहां घमंड हो रहा है, तेरे क्या सोचता है तू, मैं तो आंख बंद करके तेरे को जो है तेरे पर पर्दा लगा दूं, काला कर दूं, वो तो मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि एक सेकंड भी अगर आंख बंद करी ना, विंग, तो मैं अपनी प्रेमिका को नहीं देख पाऊंगा, और इतना सा मैं सहन नहीं कर सकता। क्या गजब की हाइपरबली, पैराडॉक्स यूज करता है, मेटाफिजिकल कंसीट्स यूज करता है। तो ये बहुत ही रिबेलियस लैंग्वेज है, बहुत ही पैशनेट लैंग्वेज है, पैशनेट है, बहुत जोशीली लैंग्वेज यूज की गई है, पैशनेट लैंग्वेज यूज की गई है, बहुत लव थीम है इस पोएम के अंदर। तो बहुत अलग टेस्ट है, बहुत अलग मजा आने वाला है। अगर आपने इस पोएम को ध्यान से सुना ना, तो लाइफ टाइम आपके दिमाग में ये पोएम रहेगी कि यार कोई कैसा कवि इस तरह कैसे बातें कर सकता है, गजब की कविता है। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। आई होप इस पोएम को आप समझेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है कि एक अच्छे अच्छे इमेजेस के साथ, विजुअल इमेजरी के साथ मैं आपको चीजें पढ़ाऊं, ताकि आपके दिमाग में इस कविता से रिलेटेड इमेजेस बने। और ये जो मैं सब बातें बता रहा हूं, ये आपको एक नोट्स के रूप में, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नोट्स इसके हमने बनाए हैं आप लोगों के लिए, बिल्कुल पोएम की डिटेल एनालिसिस विद फिगर ऑफ स्पीचेस, मीनिंग, पैराफ्रेज, एनोटेशंस, उन शब्दों के अर्थ, ठीक है ना, बहुत अच्छे से, और पोएट के बारे में, मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में, ये सारे नोट्स जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगे ऐप के ऊपर। केटी सर इंग्लिश ऐप है, ठीक है ना। यहाँ क्लास आप यूट्यूब पर देख ले, इसको एंजॉय करें। बाकी अगर वहां नहीं जाना चाहते हैं तो इन्हीं पॉइंट्स को आप अच्छे से कर लेना, इनसे भी आपका काम चल जाएगा दोस्तों। शुरू करते हैं। देखो पोएम हम लोग यहां से शुरू करता है, और ये शुरू की 4 लाइन है। मैं पहले आपको देखो इन शुरू की 10 लाइन की राइम स्कीम बता देता हूं। और देखो मीटर, कोई लाइन बड़ी है, कोई लाइन छोटी है, तो फिक्स नहीं है, कभी टेट्रामीटर, कभी पेंटामीटर। और देखना सन, सन के अंदर अगर आप देखें, ए सन, अन की आवाज आ रही है, अन लास्ट वोवल साउंड, और बचे हुए जो रिमेनिंग साउंड्स होते हैं उनके साउंड को आप एक नाम देते हैं, वो राइम होता है ना, ये राइम है। और वो सेम अगर राइम आगे जाए तो वो राइम्ड लाइंस हो जाती हैं। 10 अलग है, 10, ये अस भी हो गया। फिर देखो अस, तो ये अस अस सेम हो गया, बी हो गया। फिर रन में अन और सन में अन, ये सेम है, हो गया। देखो अब ए बी बी ए, मैं बता रहा था ए बी बी ए, अब आगे आएगा सी डी सी डी, फिर आएगा ई ई। एक बार आप राइम स्कीम देख लें। चाइल्ड, ये नया आगे देखो, अब
अलग ही साउंड आ गया, आइड। ओ सॉरी, देखिए दोस्तों, ये देखो नया नाम आ गया चाइल्ड, इसको आपने सी दे दिया, आइड, आइड का साउंड आ रहा है सी। और प्रेंटिस, इस, है ना, इस, तो ये डी हो गया। फिर राइड में आइड और चाइल्ड में आइड, ये सी हो गया। और ऑफिसेस, इसस और इसस सेम है, देखो आप दोनों सेम, आईसीएस आईसीएस, इसस इसस, ये डी हो गया। तो क्या हो गया, सी डी सी डी, ए बी बी ए, सी डी सी डी। आगे बढ़ो, देखो आप, क्लाइम, तो आइम, ये ई, और टाइम में भी आइम, ये ई। ऐसे हर स्टेंज, और 10 लाइन होगी, 4 4 8 और 2 10, ऐसे 10 10 लाइन के 3 स्टेंजाज हैं, आपको याद रह जाएगा। और राइम स्कीम जो है इसकी ए बी बी ए, सी डी और ई ई है। अभी क्या कहना चाह रहा है, देखो इन शुरू की 10 लाइंस में, देखिए दोस्तों, ये यहां पर सन, जो ये देखो लवर है, उसकी बिलव्ड है, बेड पर है, और तभी सूरज उग गया, ये डिस्टर्ब हो गए हैं, दिमाग खराब हो गया। तो लवर गुस्से में है, और क्या कह रहा है, सूरज को सीधा एड्रेस कर रहा है, देखो आप, बिजी ओल्ड फूल, अनरूली सन, बिजी। देखो दो बातें हैं बिजी में, एक तो सूरज जो है ना हमेशा मूवमेंट करता रहता है, करता रहता है, कभी फ्री नहीं बैठता, तो बिजी है। और बिजी का एक मतलब और होता है इंटरफेयरिंग, जो दूसरों के मामले में इंटरफेयर करता है, हस्तक्षेप करता है। दोनों मतलब है यहां पे, बिजी रहता है और हस्तक्षेप कर रहा है। तो इंटरफेयरिंग, या उसको भला बुरा कह रहा है, तो इंटरफेयरिंग मान लीजिए, जो दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी करता है, ऑफिसर्स या इंटरफेयरिंग। बिजी, ओल्ड, ये बहुत पुराना, सूरज हजारों साल से है, लाखों साल से है, तो ओल्ड हो गया, अपने ह्यूमन बीइंग से पहले का है। बिजी, ओल्ड, फूल, फूल क्यों कह रहा है, बेवकूफ है, उसको पता ही नहीं है कि यार जब लड़का और लड़की किसी कमरे में अकेले लव मेकिंग कर रहे हो तो वहां जाके झांकना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए, बेवकूफ, बूढ़े, इंटरफेयरिंग सन, अनरूली। अनरूली मतलब जो रूल्स को फॉलो नहीं करते, जो इल मैनर्ड होते हैं, जिनमें एटिकेट नहीं होते, उन्हें आप अनरूली कहते हैं, ठीक है ना, जो इल मैनर्ड होते हैं। सूरज, वाई डू यू दस, तुम ऐसा क्यों करते हो, क्यों करते हो तुम ऐसा, क्यों झांकते हो दूसरों के घरों में, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टेन्स कॉल ऑन अस, तुम इन विंडोज से और इन कर्टन से तुम हमसे मिलने आते हो, हमसे विजिट करते हो। कॉल ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, हमसे मिलने क्यों आते हो, क्यों देखने आते हो हमारे को, बेवकूफ, ओल्ड, बिजी। मस्ट टू द इमोशंस, लवर सीजन्स रन, क्या तुम्हारे सीजन्स के हिसाब से, तुम्हारे टाइम के हिसाब से, तुम्हारे वक्त के हिसाब से, सनराइज और सनसेट के हिसाब से प्यार करेंगे क्या हम लोग। द इमोशंस लवर सीजन रन, क्या तुम्हारे हिसाब से लवर्स के सीजन चलेंगे क्या। तो देखो क्या गजब की पोयम है, सीधा सीधा बातचीत कर रहा है, सीधा एड्रेस कर रहा है सन से। तो ये सब उदाहरण है दोस्तों अपोस्ट्रफी के, इसको अपोस्ट्रफी कहते हैं। पहली लाइन में गजब का फिगर ऑफ स्पीच अपोस्ट्रफी, जिसमें डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है, डायरेक्ट एड्रेस टू सन, सूरज को सीधा एड्रेस किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है कि बेवकूफ सन, तुम यहां कैसे आ गए, क्यों झांक रहे हो इन खिड़कियों में से, पर्दों में से। देख रहे हो, थोड़ा इमेज बना पा रहे हो, विजुअल इमेजरी। विजुअल इमेजरी का बहुत ध्यान रखा गया, खूब इमेजरी है, विजुअल इमेजरी का खूब यूज किया गया। बिजी, बिजी यानी, अब मैं एक एक शब्द के मतलब बताता हूं। बिजी, ओल्ड, फूल। बिजी यानी एक तो बिजी हो सकता है, एक इंटरफेयरिंग, इंटरफेयरिंग, ओल्ड, फूल, अनरूली, इन मैनर, इल मैनर। सन, सन की जो स्पेलिंग है SUN होती है, लेकिन ये चूंकि जकोबियन इसकी लिखी हुई आज से लगभग 400-500 साल पुरानी पोयम है,
तो इसमें देखो इस तरह की स्पेलिंग हुआ करती थी। ये पुरानी मिडिल एजेस की और उस समय की मिडिल एज के बाद जो जकोबियन एज है वहां की लैंग्वेज है, तो ये मिलेगा आपको। इन सब में स्पेलिंग आपको ऐसे मिलेंगे, तो उनसे परेशान मत होना। बिजी, ओल्ड फूल, अनरूली सन, ये इस पोयम की फर्स्ट लाइन है, ओपनिंग लाइन है। ये क्वेश्चन पूछता है। और यहां पर देखो सन को बिजी कहा है, ओल्ड कहा है, इंसानों की तरह, तो सन को पर्सोनिफाई भी किया गया। ये एक और आपके सामने इसका फिगर ऑफ स्पीच आ गया। इसमें सन को जो है दोस्तों वो क्या किया गया, पर्सोनिफाइड किया गया। सन हैज बीन पर्सोनिफाइड एज बिजी, ओल्ड, फूल। जो इंसानों को कहा जाता है वो बात यहां किसको कही जा रही है, सन को कही जा रही है, और उसको सीधा एड्रेस किया जा रहा है। अपोस्ट्रफी भी है और इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है। सन को पर्सोनिफाई किया गया फर्स्ट लाइन के अंदर, और उसे क्या कहा गया है, बिजी, ओल्ड, फूल कहा गया है। वाई डू यू दस, अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन, और इसका आंसर हमें पता है। और देखो क्वेश्चन है, ये रिटोरिकल क्वेश्चंस है। क्या है दोस्तों, ये रिटोरिकल क्वेश्चंस हैं। यहां पर भी है और यहां पर भी है, रिटोरिकल क्वेश्चंस। क्या है ये फिगर ऑफ स्पीच की तरह यूज होते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चन। ये रिटोरिकल क्वेश्चन है जिसमें स्पीकर जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है उसको पता होता है कि इसका आंसर नो में ही आएगा, ठीक है ना, आंसर पहले से पता होता है, बट एक स्टाइल है बात को कहने की। तो यहाँ रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा गया है इस लाइन में भी, और इस लाइन यहां शुरू किया गया क्वेश्चन, व्हाई डू यू दस, और फिर देखो एंजेममेंट है, इस लाइन को तोड़ के यहां पर इसको अर्थ पढ़ना पड़ेगा आपको। यहां लाइन समझ में नहीं आ रहा, उसके अर्थ के लिए जब अगली लाइन में जाना पड़े तो दोस्तों इसको आप एंजेममेंट कहते हैं। जब किसी लाइन में मतलब आपको समझ में ना आए और उसका मतलब समझने के लिए, संपूर्ण अर्थ के लिए आपको अगली लाइन में जाना पड़ता है, तो इसे आप एंजेममेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आप एंजेममेंट कहते हैं। तो क्यों, वाई डू यू, दो, देखो ये वाई, दो मीन्स यू, तुम क्यों, दस इस प्रकार, थ्रू विंडोज, थ्रू कर्टेन्स, कॉल ऑन अस। कॉल एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू विजिट अस, हमसे मिलने, किसी के घर पे मिलने जाना। टू विजिट समबडी देयर होम, देयर हाउस, आप किसी घर उनके मिलने जाते हो, टू विजिट समबडी एट देयर होम, इसको कहते हैं कॉल ऑन, मिलने जाना। तो तुम हमारे घर पे क्यों आते हो, खिड़कियों से क्यों झांकते हो, क्यों डिस्टर्ब करते हो हमें, वी आर मेकिंग लव, वी आर लव मेकिंग, है ना, और यहाँ हम प्यार कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अपने बिस्तर में पड़े, पता नहीं किस स्थिति में पड़े, कैसे पड़े, और तुम हमें ऐसे आगे देख रहे हो, जहां करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ठीक है ना। देखो आप बेचारे खड़े हो गए सूरज के चक्कर में, डिस्टर्ब हो गए। मस्ट टू दाई मोशंस, लवर्स सीजन्स रन, क्या दाई यानी तुम्हारे, क्या तुम्हारे मोशंस, तुम्हारी जो ये आने जाने का समय, सनराइज, सनसेट, डॉन, इनके हिसाब से चलेंगे क्या हम तो लवर्स है, हम तो, हमारा लव तो एवर लास्टिंग है, नेवर एंडिंग है। रात को भी करेंगे, दिन में भी करेंगे, दोपहर में भी करेंगे, कल फिर करेंगे, गर्मी में भी करेंगे, सर्दी में भी करेंगे, बारिश में भी करेंगे, खुले में भी करेंगे, कमरे में भी करेंगे। तुम क्यों डिस्टर्ब करते हो भाई, तुम्हारे हिसाब से चलेंगे क्या। मस्ट दो दाई मोशन लवर्स सीजन्स रन, क्या लवर्स के सीजन तुम्हारे हिसाब से चलेंगे क्या, नो। इनका आंसर नो है। रिटोरिकल क्वेश्चन के आंसर्स नो में ही होते हैं। तुम्हें मिलने नहीं आना चाहिए और तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे, मतलब लवर्स नो सीजन, लवर्स को कोई सीजन नहीं पता। दे लव ऑलवेज, इन द नाइट, इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून, एट डॉन, एट सनसेट, एट सनराइज, every time they don't have any limitation of time, they are the racks of time। ये तो कहता है कि तो racks of time है, केवल टाइम के चिथड़े हैं, ये तो पीसेस हैं, ये तो सब डिविजन्स ऑफ टाइम है। we don't follow your timetable, schedule, your motion, है ना। ये 4 लाइन है, क्या गजब की 4 लाइन है, क्या कितने अच्छे अच्छे फिगर ऑफ स्पीच यूज किए हैं इसने। थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टेन्स, कॉल ऑन अस, हमसे मिलने आते हो, लवर सीजन्स कुछ नहीं जानते,
आई होप ये 2 लाइन समझ में आ गई है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर देखो 4 लाइन क्या है। सोसी, पेडेंटिक, रैच, ये 3 एपिथेट्स हैं, ये 3 एडजेक्टिव्स हैं जो सन के लिए यूज किए जॉन डन ने। और देखो गुस्से में है, डिस्टर्ब कर दिया ना, इसलिए इसको भला बुरा कह रहा और कहता है तुम सोसी हो। देखो फिर कलिक्वल लैंग्वेज यूज कर रहा है, अब्रप्ट ओपनिंग कर रहा है। सोसी मतलब र्यूड हो। देखो ये पुरानी स्पेलिंग है, आज सोसी जो है वो SAUCY हो। सोसी, सोसी यानी र्यूड, इम्पर्टिनेंट, तुम इम्पर्टिनेंट हो, इल मैनर्ड हो, र्यूड हो, तुम्हें नहीं पता कैसे काम करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे डिस्टर्ब करते हैं, तुम तो सोसी हो। पेडेंटिक हो, पेडेंटिक मतलब शोई हो, दिखावा करने वाले हो, है ना। अफेक्टेड हो मतलब दूसरों को तुम्हें लगता है अफेक्टेशन, तुम अफेक्टेशन शो करते हो, शो ऑफ करते हो, तुम शोई हो। शोई जो शो करता है, तुम शोई हो, तुम जो है शो ऑफ करते हो, है ना। तुम तो पेडेंटिक हो। पेडेंटिक वो लोग होते हैं वैसे जो ज्ञानी होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, जिनको बहुत ज्ञान होता है, उनको अच्छी लैंग्वेज आती है, उनको अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उनको अच्छी ग्रामर आती है, उनको अच्छी लैंग्वेज आती है, और वो आपकी छोटी छोटी कमियों को ढूंढते हैं और बताते हैं, शो ऑफ करते हैं कि उनको ज्यादा आता है और आपको कुछ नहीं आता। ऐसे ही सूरज यहां शो ऑफ कर रहा है। देखो मेटाफोरिकल यूज किया है पेडेंटिक, वो शो ऑफ कर रहा है और वो ये दिखाना चाह रहा है कि देखो मैं समय पे उठता हूं, समय पे आता हूं, और तुम देखो ऐसे लेजी पर्सन की तरह, लीचड़ की तरह तुम यहां पड़े हो, तुम्हें होश नहीं है, तुम अभी भी देखो 6 बज गए, 7 बज गए, तुम उन बिस्तरों से उठे नहीं हो। ऐसा शो ऑफ कर रहा है सूरज, सन पेडेंटिक है, शो ऑफ करता है। रैच है, दुष्ट है, नीच है, इल मैनर्ड है, इल बिहेव्ड है, रैच है, नीच है, अनप्लेजेंट है, जो दूसरों को दुख देता है, डिस्टर्ब करता है। तुम तो ऐसे हो। 3 एक साथ लगातार, एक के बाद एक, सोसी, पेडेंटिक, रैच, ठीक है ना, कंप्लेन कर रहा है। गो चाइल्ड, अगर तुम्हें डांटना है, चाइल्ड करना है, अगर तुम्हें डांटना ही है तो जाओ ना, हमें क्यों आ रहे हो डांटने के लिए, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई, जाओ डांटो। देखो फिर ये इंपरेटिव सेंटेंस है, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू, और ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उन्हें आप इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये गो चाइल्ड और अगली लाइन में आएगा जाओ और डांटो। चाइल्ड यानी स्कोल्ड करना, रिब्यूक करना, डांटना, फटकारना। जाओ रिब्यूक करो, डांटो। इसको डांटो। लेट स्कूल बॉयज, ये जो बच्चे लेट हो रहे हैं, जिनको स्कूल में पहुंचना है, उनके टीचर्स उनका वेट कर रहे होंगे, और ये देखो यहां बिस्तरों में पड़े हुए हैं, उनको डांटो ना भाई, उनको जाना है स्कूल में। गो लेट स्कूल बॉयज, वो लड़के जो स्कूल जाने के लिए लेट हो गए हैं, उनको जाके डांटो ना, चाइल्ड करो, उनको रिव्यू करो, स्कोल्ड करो, उनको फटकारो। हमारे पास क्या लेने आए हो? और डांटना है तो सार प्रेंटिस को डांटो। सार देखो ये फिर पुरानी इंग्लिश का वर्ड है सार, ये SOUR है, सार SOUR। सार मीन्स वैसे तो खट्टा फटा हुआ ही होता है, लेकिन यहां पे सार का मीन्स है जो लेजी हैं, जो जिनका मन नहीं कर रहा, अनविलिंग है, इच्छा नहीं हो रही जिनकी, ये वो प्रेंटिस। प्रेंटिस का एक पूरा वर्ड अप्रेंटिस है, और ये राइम स्कीम या मीटर के चक्कर में AP हटा दिया यहां से। प्रेंटिस जो नए नए ट्रेनीज होते हैं, प्रेंटिस कौन होते हैं? जो नए ट्रेनीज होते हैं, ट्रेनी। उन ट्रेनीज को डांटो जो काम सीख रहे हैं, वर्कर हैं, जो काम सीख रहे हैं, बच्चों जैसे बच्चे पढ़ाई सीख रहे हैं, वो किताबों की पढ़ाई सीख रहे हैं। जो अप्रेंटिस होते हैं वो किसी सक्सेसफुल या पुराने किसी अच्छे जो आर्टिस्ट होते हैं, जो आर्टिजन्स होते हैं, उनके पास जाके काम सीखते हैं, उनको आप अप्रेंटिस कहते हैं। प्रशिक्षु, ट्रेनी, नया काम सीखने वाले, अप्रेंटिस। ये शॉर्ट में अप्रेंटिस लिख दिया।
वो जो अनविलिंग है, जिनका जाने का मन नहीं कर रहा, वो स्कूल के बच्चे जो स्नेल की तरह स्कूल जाने में रो रहे हैं, जैसे ना वो विलियम शेक्सपियर यूज करता है एज यू लाइक इट में, कि बच्चा जो है वो रोता है पीटता है जाने से, तो उन बच्चों को डांटो ना, उन लेजी प्रेंटिस को डांटो जो नहीं जा रहे हैं, ने उनको जाओ जाके सीखे कुछ। गो टेल कोर्ट हंट्समैन, या डांटना है तो कोर्ट हंट्समैन को डांटो, जो कोर्ट दरबार में जो शिकारी जो लोग होते हैं उनको डांटो, क्योंकि उनको राजा के साथ शिकार पे जाना है और वो अभी तक तैयार भी नहीं हुए हैं। ये ना जकोबियन एज में इस तरह से हुआ करता था, एलिजाबेथ एज जकोबियन एज में, कि राजा जो है ना शिकार पे जाया करते थे, तो उनके जो सिपाही होते थे वो भी उनके साथ जाया करते थे, और राजा तैयार हो जाए सिपाही तैयार ना हो जाए तो बहुत गलत माना जाता था, उनकी नौकरी खतरे पे होती थी। जैसे स्कूल में बच्चों को टीचर डांटेंगे और जो वर्क्समैन है, जो नए ट्रेनीज हैं, उनको उनके मालिक डांटेंगे, ऐसे राजा डांटेंगे उन हंट्समैन को, कोर्ट हंट्समैन को, जो दरबार के शिकारी हैं, राजा के जो शिकारी है ना, ट्रेंड शिकारी हैं, दैट द किंग विल राइड, कि भाई राजा अब राइड करने वाला है, हॉर्स राइडिंग करने वाला है, और वो जंगल में शिकार के लिए जाना चाह रहा है, ठीक है ना, वो लेट ना हो जाए, तो उनको डांटो हंट्समैन को कि भाई जल्दी से तैयार हो जाओ, और राजा जाने को तैयार हो रहा है, हॉर्स राइडिंग लिए तैयार हो रहा है, उनको डांट पड़ेगी, उनको डांटो जाके सूरज, हमें कहां जाना है भाई, हमें तो इसी बिस्तर में अपनी प्रेमिका की बाहों में पड़े रहना है, वक्त यहीं गुजारना है, फिर रात हो जाएगी, फिर सुबह हो जाएगी, हमें कहीं जाना ही नहीं है, हमारी चिंता क्यों कर रहे हो, हमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, बेवकूफ बिजी ओल्ड फूल सन, हमें क्यों बेवकूफ जो है यहाँ पर तुम परेशान कर रहे हो। जाना है तो स्कूल बॉयज को डांटो, उन प्रेंटिस को डांटो, उन कोर्ट हंट्समैन को डांटो जिनको राजा के साथ जाना है। या फिर अब देखो यहाँ पे स्कूल में से का साउंड, सार में से का साउंड, अब कह सकते हैं यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज किया गया है, और एस जो है यहाँ सोसी में भी एस था, तो एस एस एस। फिर देखो कॉल कंट्री, कै का साउंड, सी सी, कॉल कंट्री, इसमें भी एलिट्रेशन का खूबसूरत यूज किया है जॉन डन। होल कंट्री आंट्स, और देखो यहाँ मेटाफर का भी यूज कर लिया, यह चीटी का मतलब चीटी नहीं है, यहाँ आंट्स मतलब चीटियां हमेशा बिजी रहती हैं काम करने में, ऐसे जो कंट्री गांव के जो किसान है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। यहाँ कंट्री आंट्स जो है दोस्तों, ये फार्मर्स के लिए यूज किया, इसके लिए यूज किया गया दोस्तों, ये फार्मर्स के लिए यूज किया गया है, ये किसानों के लिए यूज किया गया है ना, आंट्स किसानों के लिए यूज किया गया है, और ये एक मेटाफर के रूप में यूज हुआ है, मेटाफर। ऑल कंट्री आंट्स, अगर बोलना है तो जाके उनको बोलो, किसानों को, ऑल कंट्री आंट्स। ये क्यों कहा गया इनको कंट्री आंट, जिस तरह से आंट्स रेगुलर कुछ ना कुछ करती रहती हैं, बिजी रहती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, इसी तरह से गांव में रहने वाले जो किसान होते हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं, तो बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है इनके लिए, कंट्री आंट्स। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कंट्री आंट्स किसके लिए जो है, फार्मर्स के लिए जो है, जो लेबोरियस जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए, उनको बोलो जाकर के भाई किसानों को हार्वेस्ट ऑफिसेस की फसल की कटाई का काम करें, ऑफिसेस यानी वर्क, इनको काम करना है, वर्क करना है, इनको काम करना है, इनको जो टास्क दिए हुए हैं वो टास्क इनको पूरे करने हैं, उनको अपने इनका कोई ऑफिस थोड़ी होता, टाइप बेल्ट लगे थोड़ी जाना है इनको, इनके लिए तो खेत ही ऑफिस है, वहां जाके इनको काम करना पड़ता है, अपने टास्क करने पड़ते हैं। तो हार्वेस्टिंग यानी फसल को काटना वाटना इकट्ठा करना, फसलों की जो कटाई उटाई होती है उसको बोलते हैं हार्वेस्ट। तो जाओ कंट्री आंट्स को बोलो कि वो ऑफिसेस को हार्वेस्ट करें, यानी कि उनके काम को करें, अपनी फसलों को काटें इकट्ठा करें, उनको बोलो जाके, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई। तो देखो यहाँ एक तरह से जो कवि है वो डोमिनेंट होने की कोशिश कर रहा है सन के ऊपर, बहुत परसुएसिव लैंग्वेज है, बहुत रिबेलियस लैंग्वेज है ना, कुछ ऑथोरेटिव लैंग्वेज का यूज किया गया, टोन इसका बड़ा ऑथोरेटिव है, डोमिनेटिंग है ना, थोड़ा एंग्री है, और उनको बोल रहा है कि तुम उनको जाकर, मतलब सन को काम सिखा रहा है। देखिए ये 8 लाइन्स हो गई, अब 2 लाइन बचती हैं इसकी लास्ट में, जो इस स्टेंजा की कपलेट है इसके, उसमें देखो ई राइम स्कीम है, और कहता है लव ऑल अलाइक, नो सीजन नोस नोर क्लाइ, बहुत अच्छी लाइन है,
मतलब क्लाइमेट, क्लाइमेट। भाई जो लव होता है ना, लव के लिए, प्यार के लिए, ऑल अलाइक, सब बराबर है, सब सीजन बराबर है। सुबह शाम रात दिन, सर्दी गर्मी बारिश, सब बराबर है। सब सीजन, चाहे स्नोइंग हो रही हो, चाहे बसंत खिल रही हो, चाहे पतझड़ हो, सब मौसम बराबर है, सब टाइम बराबर है। लव ऑल अलाइक, नो सीजन नोज, न तो ये कोई सीजन समझते हैं। सर्दी हो रही है तो प्यार कर रहे हैं, गर्मी हो रही है तो प्यार कर रहे हैं, बारिश में भी इनको प्यार का मौसम लगता है, चलो बारिश हो गई घूमने चलते हैं भाई, चलो बर्फबारी हो रही है बर्फबारी में घूमने चलते हैं, प्यार करते हैं मोहब्बत करते हैं। इनके लिए तो हर मौसम जो है बहाना है प्यार करने का। ठीक है ना, लव ऑल अलाइक, प्यार के लिए हर चीज बराबर है, हर मौसम बराबर है। नो सीजन नोज, ये कोई सीजन नहीं जानते, नॉर क्लाइम, ना ये कोई क्लाइमेट जानते हैं, ना मौसम जानते हैं। इनके लिए हर सीजन अलाइक है, इक्वल है, हर मौसम इनके लिए बराबर है। दे डू they do embracing or love making always. They are not affected by the changing of seasons and climate, कि इस सीजन में प्यार करेंगे और इस सीजन में प्यार नहीं करेंगे। इनके लिए तो सारे सीजन प्यार के ही सीजन है। इनको तो सब कुछ ना, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखाई देता है, तो प्यार में डूबे आदमी को अपना प्यार ही दिखाई देता है। जब मौका मिल जाए प्यार कर लें, ये इनकी सोच रहती है। nor hours, days, months, which are the racks of time। क्या गजब का मेटाफर यूज किया गया, द रैक्स ऑफ टाइम, ये मेटाफर है। देखो देखो, रैक्स होते हैं पीसेस, कपड़ों के पीसेस, पीसेस ऑफ क्लोथ्स, चिथड़े कपड़े, चिथड़े टुकड़े। तो जो ये डेज है, आवर्स है, मंथ्स है, ये कुछ नहीं है लवर्स के लिए। तुम्हारे लिए बहुत कुछ होंगे, लवर्स के लिए तो केवल क्या है, ये रैक्स ऑफ टाइम, पीसेस ऑफ टाइम, सब डिवीजन ऑफ टाइम। ये सब डिवीजन ऑफ टाइम है, सब डिवीजन, अलग अलग पार्ट है बस टाइम के। कभी 2 बजते हैं, कभी 6 बजते हैं, कभी रात होती है, कभी सुबह होती है। ये घड़ी में पार्ट टाइम चलता रहता है, सीजन बदलते रहते हैं। ये अपने कमरे में बंद, इनके पर्दे लगे हैं, खिड़कियां बंद हैं, गेट बंद हैं, इनको कुछ मतलब नहीं है। बाहर बारिश हो रही है, बाहर आंधी आ रही है, बाहर तूफान आ रहे हैं, बाहर गर्मी पड़ रही है, लू पड़ रही है, इनके लिए तो बढ़िया इनका कमरा, वो बेड, वो इनकी दुनिया, वो सब कुछ। जो लड़की है, जो लड़का है, वो आपस में एक दूसरे के लिए सब कुछ है। दे डोंट नो एनी सीजन, एनी क्लाइमेट। इनके लिए आवर्स, डेज, मंथ्स कोई मतलब नहीं रखता, सब बराबर है। क्या गजब की कविता। प्यार में डूबे लोगों के लिए, जो जिन लोगों ने प्यार किया है, जो प्यार में कभी डूबे हैं, वो इन चीजों को अच्छे समझ पा रहे होंगे कि उनको हमेशा अपनी प्रेमिका ही दिखाई देती है, प्रेमिका को प्रेमी ही दिखाई देता है। जहां भी चले जाओ, जहां भी रात है, दिन है, फोन है, सब पे वही दिखाई देती है। इनको कोई मौसम मौसम से मतलब नहीं। तो ये देखो कितना गजब का वो है। ये जो लवर्स होते हैं ना, वो अपने आप में सब कुछ है, सेल्फ सफिशिएंट है। ये इसका थीम भी है, सेल्फ, अपने आप में संतुष्ट है। उन्हें न पैसे से मतलब है, न वेल्थ, न उनको रॉयल्टी से मतलब है, न सोने से मतलब है, न खूबसूरत चीजों से मतलब है, वैल्यूएबल से मतलब है। उनको किसी से मतलब नहीं है, उनको केवल एक दूसरे से मतलब, दे केयर ईच अदर, बस उनको उसी से मतलब है। ये चीजें हैं। आगे देखिए, दाई बीम्स, अब ये सेकंड स्टेंजा शुरू हो रहा है, स्टेंजा 2। इसमें कह रहा है दाई यानी योर, बीम्स मतलब रेज, तुम्हारी जो किरणें हैं ना, सो रेवरेंड एंड स्ट्रॉन्ग, व्हाई शुड दो थिंक। फिर रिटोरिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, तुमको क्यों लगता है, व्हाई डू यू थिंक सो, व्हाई शुड यू थिंक, तुम ऐसा क्यों सोचना चाहिए, तुम ऐसा क्यों सोचते हो भाई, सन, बेवकूफ, फूल, ओल्ड, बिजी, तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारी जो किरणें हैं ना, वो रेवरेंड है, रेस्पेक्टेड है, सम्मानीय है, स्ट्रांग है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी किरणें जो हैं वो रेस्पेक्टेड है, तुम्हारी किरणें जो हैं वो पावरफुल है। तुम्हें लगता होगा, तुमने गलत फहमी पाल रखी है, ये तुम मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, तुम ये जो है ना मिस्टेक कर रहे हो, तुमने गलत मान रखा है कि तुम इतने रेवरेंड हो, रेस्पेक्टेड हो, तुम्हारा सम्मानी हो, तुम्हारे लोग पूजा करते हैं, तुम ताकतवर हो, कुछ भी कर सकते हो, ये तुम्हारी गलत फहमी है।
ये गलत फहमी है भैया। वाई शुड यू थिंक, है ना। फिर देखो रिटोरिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम क्यों सोचते हो ऐसा। आई कुड इक्लिप्स, क्या गजब का हाइपरबली, एग्जैगरेशन, ओवर स्टेटमेंट यूज किया है। आई कुड इक्लिप्स एंड क्लाउड दैम विद अ विंग। देखो विद वे, विंक वे, डब्ल्यू डब्ल्यू, एलिट्रेशन भी है। मैं एक पलक झपकने से, आई कुड इक्लिप्स, मैं तुम्हारा जो सूरज चमक रहे हो ना, एक बार आंख बंद करूं तो सूर्य ग्रहण कर दूं, इक्लिप्स कर दूं, सूर्य ग्रहण कर दूं, तुम्हारी रोशनी को मंद कर दूं, डिम कर दूं। क्या सोचते हो, एक बार पलक झपकने की देर है, जैसे ही पलक झपकी अंधेरा ही अंधेरा। क्या गुमान करते हो कि तुम पावरफुल हो, स्ट्रांग हो, तुम रेवरेंड हो। तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने। एक सेकंड में आंख बंद करते ही तुम्हारी ताकत मैं खत्म कर दूं, तुम्हारा सम्मान मैं खत्म कर दूं, मैं अंधेरा कर दूं। वो तो मैं करूंगा नहीं। अगले पल बदल रहा है, देखो आप, ये बहुत गजब का हाइपरबली यूज किया है, बट चेंज हो रहा। व्हाट एन आयरनी, आयरनी यूज कर ली। कर सकता हूं एक सेकंड में आंख पलक झपकते ही अंधेरा कर दूं, क्लाउड तुम्हें छुपा दूं, तुम्हारे तुम्हारे को हाइड कर दूं, बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग। लेकिन मैं करूंगा नहीं। क्या गजब की आयरनी है, देखो आप, करूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा करते ही एक पल के लिए मैं उसकी साइट से, वो जो मेरे सामने लेटी है, जिसको मैं निहार रहा हूं, देख रहा हूं, वो क्या होगा, मेरी आंखों से एक पल के लिए ओझल हो जाएगी। और मैं उसकी साइट को लूज नहीं करना चाहता, एक पल के लिए मैं उससे दूर नहीं रहना चाहता, तो मैं इसलिए आंख बंद नहीं करूंगा। वरना तो तुम्हारे को मैं एक आंख पलक झपकते ही तुम्हारे को अंधेरा कर दूं, तुम्हारी ताकत खत्म कर दूं, तुम्हारे ग्रहण लगा दूं, क्लाउड कर दूं, तुम्हारे को मैं छुपा दूं। लेकिन नहीं, आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग। मैं उसकी साइट को इतना समय तक लूज नहीं कर सकता। लूज, लॉन्ग, एलिट्रेशन, एल एल। और देखो इन दोनों में हाइपरबली का बहुत ही गजब का यूज किया गया है। हाइपरबली ओवर स्टेटमेंट है। बताओ आप, क्या बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है कि एक बार विंक करते ही मैं अंधेरा कर दूं, बट करूंगा नहीं, क्योंकि एक पल भी मैं उससे दूर नहीं रहना चाहता। कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। कौन है जो एक आंख भी पलक भी नहीं झपकाएगा, ये तो सब झपकाते हैं भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही बता रहा है। इसको ओवर स्टेटमेंट कहते हैं, एग्जेगरेशन कहते हैं, हाइपरबली कहते हैं। और मेटाफिजिकल पोएट्री में हाइपरबली का खूब यूज होता है। देखो, आई कुड इक्लिप्स एंड क्लाउड, क्लाउड यानी हाइड कर दूं, इक्लिप्स यानी डिम कर दूं, ग्रहण लगा दूं, जैसे सूरज ग्रहण लगता है, ठीक है ना। देखो आप, इस चमकते सूरज को मंद कर दूं, डिम कर दूं, क्योंकि पर वो मैं इसको देखना चाहता हूं, मेरी प्रेमिका को, बिलव्ड जो लेटी हुई है, उसको मैं एक पल के लिए आंखों से दूर नहीं करना चाहता। तो इसमें एक तरह से ना आयरनी भी यूज है। देखो कर सकता है, लेकिन क्या आयरनी, देखो आप कैसे कर पाए बेचारा, क्योंकि उसकी जो बिलव्ड है उसको दूर रहना पड़ जाएगा। तो ये 4 लाइन्स हैं। आगे देखो आप, इफ हर आईज हैव नॉट ब्लाइंडेड देन, फिर देखो आप, क्या गजब का हाइपरबली यूज किया, ओवर स्टेटमेंट यूज किया। इफ हर आईज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन, अगर उसकी आंखें, इतनी चमक है उसकी, वो इतनी खूबसूरत है, उसकी आंखें इतनी लस्ट्रस हैं, शाइनिंग है, अगर वो एक बार आंख खोल के तुम्हारी तरफ देख लेना, उसकी आंखों की चमक से सूरज, तुम अंधे हो जाओ। कि आंखों की चमक को तुम सहन नहीं कर पाओगे सूरज, यू विल बी ब्लाइंड। ये तो कुछ ज्यादा ही कर दिया जॉन डन ने। यहां हाइपरबली का यूज कर, कि मेरी प्रेमिका में आंखों में इतनी चमक है, इतनी शाइनिंग है, इतनी लस्ट्रस है, कि वो तुम्हें अंधा कर सकती। क्या है, सूरज को अंधा कर रही है। सूरज की रोशनी से हमारी आंखें अंधी हो सकती हैं, लेकिन वो अपनी प्रेमिका को इतना बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, उसकी खूबसूरती को इतना एग्जैगरेट कर रहा है, ओवरस्टेट कर रहा है, और कह रहा है कि सूरज, तेरी क्या हिम्मत है, तू जो अपनी चमक पर, अपनी बीम्स पर इतना स्ट्रॉन्ग मानता है, उनको रेवरेंड मानता है, कुछ नहीं है वो मेरी प्रेमिका की आंखों की चमक के सामने। सूरज की आंखें कुछ नहीं है, चमक कुछ नहीं है, एक सेकंड में अंधा कर दे। और अगर तुम अंधे होने से बच जाओ, इफ हर आईज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन, अगर उसकी आंखों ने तुम्हें अंधा ना किया,
आंखें बंद हैं या किसी और कारण से, अगर उसकी आंखें तुम्हें अंधा ना करें, आंखें तुम्हें अंधी ना करी हो ना, तो लुक देखना कल फिर, अगर अंधे नहीं हो, अंधे हो तो कैसे देख पाओगे, अगर अंधे नहीं हुए, कंडीशनल सेंटेंस, बिल्कुल कलीक्वल लैंग्वेज, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे बातचीत करो, डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है, उसकी बीवी लेटी लेटी सुन रही है और वो बोल रहा है, और भी कई कैरेक्टर हैं, स्कूल बॉयज, हंट्समैन, फार्मर्स, ये सब। इफ आवर आईज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन, उसकी आंखों ने अगर तुम्हें अंधा ना किया हो, दाइन मतलब यू, अंधा ना किया हो, तो लुक देखना, दुनिया में घूमना, कल टुमोरो, कल देखना, और लेट टेल मी, और कल लेट आके बताना, आज की तरह जल्दी मत आ जाना भैया, कहीं सुबह सुबह सूरज उगते ही आ जाओ, पो फटते ही आ जाओ, उषा काल के अंदर ना, डे ब्रेक के समय मत आना, सनराइज से मत आना, थोड़ा लेट आना, आना बट लेट आना। अगर अंधे नहीं हुए हो तो दुनिया घूमना, देखना, और फिर आके मुझे बताना, टेल मी वेदर बोथ द इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइंड। फिर देखो यहां मेटाफिजिकल कंसीट का यूज किया है, मन की चीजों को बताने के लिए, कहां सन से कंपेयर कर रहा है, उसकी रोशनी से कंपेयर कर रहा है, और अब जाके देखो जो बोथ द इंडीज हैं, बोथ द इंडीज, एक तो ईस्ट इंडीज जिसमें भारत जैसे देश आते हैं, ईस्ट इंडीज भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, और एक वेस्ट इंडीज, बोथ इंडीज, जो बोथ इंडीज हैं। भाई जब घूमोगे तो तुम तो सब जगह घूमते हो ना, पहले ये मानते थे, पहले टोलमेइक टोलमेइक सिस्टम होता था। टोलमेइक सिस्टम में कहता था कि पहले सूरज जो है ना पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता था, पृथ्वी सेंटर में होती थी पूरे इस ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के, और सूरज उस पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता था। पहले ये धारणा थी, जब साइंस ज्योग्राफी थी डेवलप नहीं हुई थी, तो उसकी धारणा को मानते हुए यहाँ पे जॉर्डन कहता है कि जब तुम चक्कर लगा रहे हो दुनिया के, तो तुम वेस्ट इंडीज भी देखोगे, तुम ईस्ट इंडीज भी देखोगे, है ना। और जो बोथ इंडीज है, एक तो जो ईस्ट इंडीज है ये तो स्पाइस, मसालों के लिए फेमस है, फेमस फॉर स्पाइसेस, और जो वेस्ट इंडीज है दैट इज फेमस फॉर गोल्ड माइंस, वो गोल्ड माइंस के लिए फेमस है ना। माइन, माइन यानी माइंस, माइन, गोल्ड माइंस। जो वेस्ट इंडीज है वो गोल्ड माइंस के लिए फेमस है, और जो ईस्ट इंडीज, दोनों इंडिया, वेस्ट इंडीज और ईस्ट इंडीज, जो वो स्पाइस के लिए, भारत के मसाले बहुत फेमस हैं, ठीक है ना। तो एक इंडीज जो मसालों के लिए फेमस है, एक इंडीज जो गोल्ड माइंस के लिए फेमस है। इन दोनों को तुमने देखा होगा, वेदर कि क्या, ये जो दोनों इंडीज तुमने देखे थे, देखो वेदर क्या, बी वेयर दो लेफ्ट देम, क्या ये वहीं थे क्या जहां तुम छोड़ के आए थे, आज कल जाके देखना, अब जाओ यहां से, भी तो आज जाके देखो कि वही है क्या, और फिर कल आके बताना, पर जल्दी मत आना, लेट आना, और फिर आके मुझे बताना, बी वेयर दो लेफ्ट देम, कि क्या वो वही है जहां तुम छोड़कर आए थे, या फिर और लाई हियर विद मी, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो दोनों इंडीज की जो अमूल्य चीजें हैं, वैल्यूएबल चीजें, स्पाइसेस और गोल्ड माइंस, वो यही मेरे बगल में लेटे हुए हैं मेरी प्रेमिका के रूप में, ये मेरी प्रेमिका वही तो है, तुम्हारे लिए वो वैल्यूएबल चीजें होंगी, मेरे लिए तो ईस्ट इंडीज के स्पाइसेस भी यही हैं, और वेस्ट इंडीज की गोल्ड माइंस भी मेरी प्रेमिका ही है। देखो ये लेटी, तुम्हें घमंड हो रहा है कि मैं पूरी दुनिया में घूमता और मैंने क्या क्या देख लिया, क्या क्या मैं दुनिया के बारे में जानता हूं, मैं हर जगह जाता हूं, मेरी रोशनी हर जगह जाती है, जाते होंगे, होगा, देखा होगा, आई डोंट केयर एट ऑल, आई डोंट केयर एट ऑल। ये देखो ये दोनों चीजें यहां लेटी हुई हैं, मेरे साथ इस बेड पर मेरी प्रेमिका के रूप में यहीं लेटी हुई हैं, तुम जाओ चमक लो, देख लो दुनिया में जाकर के, लाई हियर विद मी। देखो आप, ये फिर हाइपरबली का यूज कर लिया, एक छोटे से बेड पे ईस्ट इंडीज और वेस्ट इंडीज दोनों देश के ये वैल्यूएबल चीजें कैसे आ सकती है इनका ये चीजें, और पैराडॉक्स भी है। देखो आप, पैराडॉक्स मतलब इस लाइन को समझ में देखोगे यार, ये कैसे हो सकता है कि वेस्ट इंडीज और ईस्ट इंडीज के स्पाइस और मसाले जो उन्होंने छोड़े थे वो यहां पर आ गए मेरे साथ, ऐसा कैसे पॉसिबल, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। एक बार देखने में नहीं लगेगा, समझने में लगेगा, जब डीप कंसिडर करते हो पैराडॉक्स में होता है तो चीजें समझ में आती हैं। समझ में ये आता है कि जो पोएट है ना, उसके लिए उसकी प्रेमिका ही सब कुछ है, वही गोल्ड है, वही स्पाइस है,
वही मसाले है, वही खुशबू है। स्पाइसेस में बहुत अच्छी खुशबू आती है, खाने में खुशबू आ जाती है, तो वही खुशबू है और वही गोल्ड की चमक है। उसके लिए तो सब कुछ वो है, रब वही है उसके लिए प्रेम, उसके लिए सब कुछ वही। बिल्कुल हीर रांझा की तरह, रोमियो जूलियट की तरह बातें चल रही है, ठीक है ना। तो साहब तुमने जो वहां छोड़े थे वो देखो यहाँ मेरे साथ लेटे हुए हैं। आस्क फॉर दोस किंग्स whom thou sawest yesterday। और एक काम करना, उन राजाओं के बारे में भी पूछ लेना, देख लेना कि जिनको तुमने कल देखा था वो भी वहां है कि नहीं है, कहीं वो भी यहीं आ गए हो मेरे बेड पर ही। ओ एंड दो शैल हियर, जो जिनके बारे में तुमने कल सुना था, देखा था, ऑल हियर इन वैन वन बेड ले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सारी शानो शौकत, वो सारे महल, वो सारे दुर्ग, वो सारे शानो शौकत, गोल्ड वोल्ड, राजा महाराजा, ये देखो मेरे साथ यहाँ बेड पर लेटे हुए हैं। तुम्हारे लिए वो किंग्स होंगे, तुम्हारे लिए वो स्टेट्स होंगे, तुम्हारे लिए वो प्रिंस और प्रिंसेस होंगी, मेरे लिए तो सब कुछ मेरी बिलव्ड है। और ये देखो मेरे साथ लेटी हुई, तुम भी देख लो, यही सब कुछ है, यही किंग्स हैं, यही स्पाइसेस हैं, यही गोल्ड माइंस हैं जो तुमने कल देखे थे ना घूम घूम के, ईस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज के मसाले और वो गोल्ड माइंस और राजा महाराजा, वो सब जो तुमने सुने देखे, ऑल हियर इन वन बेड ले, वो सब देखो यहाँ बेड पर लेटे हुए हैं। अगेन इसके अंदर हाइपरबली यूज कर ली, देखो वापस वही हाइपरबली। अगेन इसके अंदर जो पैराडॉक्स, सब एक साथ कैसे आ सकते हैं, सारे राजा बेड पे कैसे आ सकते हैं। पर कहने का मतलब है दुनिया भर की जो वेल्थ है, शानो शौकत है, वो तो उसकी प्रेमिका के रूप में है जो उसके साथ लेटी हुई है। ये उसकी सारी दौलत है, वेल्थ है, और ये उसका राजा है, प्रिंस है। अगले स्टेंजा में हम यही बात करने वाले हैं। देखिए क्या कहता है आगे वो, तीसरा लास्ट स्टेंजा है, शी इज ऑल स्टेट्स। अब ये खुश है, अरे तुम पीछे पड़ रहे हो चीजों के, पड़े रहो, भाग रहे हो इधर उधर, भागते रहो, अपने लिए तो सब कुछ यही है, ठीक है ना। तुझ में रब दिखता है, ठीक है ना, ये वाली बात है, सब कुछ तू ही है। शी इज ऑल स्टेट्स, वही सब स्टेट, सफिशिएंट, संतुष्ट है, सेल्फ सफिशिएंट। लास्ट में जाके ट्रायम्फ है, विजेता, मेरे पास सब कुछ है। सी इज ऑल स्टेट्स, ये जितने तुम स्टेट्स देखते हो, ईस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज यूरोप अमेरिका, दुनिया भर में जहां तुम घूमे, वो स्टेट्स तो ये देखो मेरे बेड पर लेटा हुआ, ये मेरी संपत्ति है, सारा स्टेट्स यही है। शी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई, इनवर्जन कर दिया, एंड आई एम ऑल प्रिंसेस, इनवर्जन है, और मैं इनका सबका प्रिंसेस हूं, राजकुमार हूं, राजा हूं। ये सारी संपत्ति देखो मेरे यहाँ बेड पर लेटी हुई है ना, और मैं इसका मालिक हूं, प्रिंसेस हूं, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। नथिंग एल्स इज, और कुछ नहीं चाहिए, छोटी सी नथिंग एल्स इज। एपिग्रामेटिक सेंटेंस, एपिग्राम यूज कर लिया, एपिग्रामेटिक सेंटेंस, एक छोटे से शब्दों में सारी बात कह दी, विटी ट्रूथ सब बात कह दी, ऐसा स्टेटमेंट, शॉर्ट विटी ट्रूथफुल स्टेटमेंट। शी इज ऑल स्टेट्स, ऑल प्रिंसेस आई, ये सब कुछ स्टेट्स है, मैं इन सबका राजा हूं। नथिंग एल्स इज, और कुछ नहीं चाहिए अपने, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। देखो ये फिर कह रहा है शी इज ऑल स्टेट्स, ये हाइपरबली नहीं है क्या, सभी राजा महाराजा, सभी स्टेट, सभी जो भी एम्पायर्स है, किंगडम्स हैं, वो सब यही है, और मैं प्रिंसेस हूं। देखो कितना ओवर स्टेटमेंट कर रहा है, कितना हाइपरबली, फेंका फाकी चल रही है फुल। प्रिंसेस डू बट प्लेयर्स, और ये तूने दुनिया भर के जो प्रिंसेस देखे हैं, स्टेट्स देखे हैं, ये कुछ नहीं है सिवाय हमारी नकल करने की, ये हमें हमारा रोल प्ले करते हैं। मैं जैसे ऐशो आराम कर रहा हूं, वो भी तो यही करते होंगे, उनसे ज्यादा मजे तो मैं करता हूं भाई, ये मेरा रोल प्ले करते हैं। ये ड्रामा वाला प्ले आ गया, प्ले यानी खेलना नहीं, रोल प्ले करना, एक्ट करना। ये सब जितने प्रिंसेस हैं कुछ नहीं करते सिवाय हमारी नकल करने की, मिमिक करते हैं, हमारे को इमिटेट करते हैं, इमिटेट करते हैं, हमारी कॉपी करते हैं, हमारे रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना, हमारे रोल प्ले करते हैं। कंपेयर टू दिस, और इसको देखो, कंपेयर टू दिस, इसकी तुलना करो ना इससे, मेरी जो बिलव्ड है, तो दिस मतलब हिज बिलव्ड,
उसकी जो बिलव्ड है, अगर उससे तुलना करो ना भाई, क्या गजब के देखो मेटाफिजिकल कंसीट्स, फार फेस्ट, कहां से कहां की तुलना कर रहा है, अपनी प्रेमिका की तुलना स्टेट से, किंग से, इनसे कर रहा है। इसी तो मेटाफिजिकल कंसीट्स कहते हैं। फार फेस्ट कंसीट्स को आर यॉक टुगेदर जक्स्टापोज किया जाता है। ऑल ओनर्स मिमिक, जितने भी ऑनर्स हैं तो लोग सम्मानित महसूस करते हैं राजा कि हमारे पास ये वेल्थ है, ये वैल्यू है, ये ऑनर है, हमें ये सम्मान मिला। ये सब मिमिक हैं, सब नकली हैं, इमिटेट हैं, ये सब मोकरी है, हंसी मजाक है, ये कुछ नहीं है, फालतू की चीजें हैं, ये सब मोकरी हैं, ये सब ह्यूमरस चीजें हैं, कुछ नहीं है। सम्मान वमान क्या क्या मतलब है? ऑल वेल्थ एल्केमी, ये सारी संपत्ति जो है ये एल्केमी है। एल्केमी मतलब ये नकली है, फॉल्स है। एल्केमी ये भी एक मेटाफर के रूप में भी यूज हुआ है, कैसे बताऊंगा, बट फिलहाल इसका देखो शब्द है, ये फेक है, ये फॉल्स है, ये काउंटर फेटेड है, नकली है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये कुछ नहीं है। ये सम्मान, ये वेल्थ, ये ऑनर, ये प्रिंसेस, ये स्टेट्स तुम रखो तुम्हारे पास, मेरी प्रेमिका दे दो मुझे बस, वही सब कुछ है, इसको मत बिछड़ने दो मेरे से, ये मेरे पास रहने। ऑल ओनर्स मिमिक ऑल वेल्थ एल्केमी। देखो आई एल्कमाई, आई का साउंड आ रहा है। एक्चुअली एल्कमाई पहले मिडिल एजेस में जब जॉन डन हुआ करते थे तो एल्कमाई ना नकली धातु वातु होते थे, और ऐसे कहते थे कि भाई जैसे उनको ना सोने जैसा चमका दिया करते थे, बना दिया करते थे एल्केमी, या कोई ऐसा पत्थर होता था पारस पत्थर की तरह जो नकली मेटल्स को असली बनाने से ऐसे दिखाता था कि भाई ये असली जैसा है। ये सब नकली है, काउंटरफेट है, फेक है, फॉल्स है, डिसेप्टिव है, ये सब धोखेबाजी चीजें हैं। धोखा है और कुछ नहीं है। असली सुख, असली आनंद तो प्रेमिका के साथ में है, इसके साथ वक्त गुजारने में, इसकी बाहों में रहने का है, बिस्तर में हम साथ में लेटे हुए हैं। यही असली दौलत है, यही असली वेल्थ है, यही असली ऑनर है, यही स्पाइसेस है, यही गोल्ड माइंस है, यही किंग्स और प्रिंसेस की रॉयल्टी और स्टेट्स और ये बड़े बड़े महल, यही सब कुछ है, बस कुछ नहीं चाहिए। यानी कि सन बकवास है सब चीजें, कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल। मतलब मैं बहुत धनवान, मैं किंग, किंग ऑफ किंग्स, प्रिंसेस ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है ना। फिर देखो आगे बढ़ता है, दो सन आर्ट हाफ हैज हैप्पी एज वी, बहुत गजब का देखो तुलना, सन की और अपनी खुशी की तुलना कर रहा है, और वो कह रहा है सन यू आर हाफ एज हैप्पी एज, तुम इतने, तुम मेरे से आधे खुश हो, एज हाफ एज हैप्पी एज वी, हम मैं प्रेमी प्रेमिका, सूरज तुम हमसे आधे खुश हो। अब एज का यूज कर रहा है, सिमली का यूज, क्या यूज किया इसने, सिमली, और सन की हैप्पीनेस से अपनी हैप्पीनेस की कंपैरिजन कर रहा है, और कह रहा है कि तुम मेरे से आधे खुश हो। आधे क्यों खुश हो, हम दो हैं, देखना कितना गजब का लॉजिक है, गणित है। हम दो हैं, हमारे मिलकर के जो खुशी है वो दुगनी है, और तुम अकेले हो। सन यू आर अलोन, यू आर सिंगल, यू आर नॉट मिंगल्ड येट, you are single, you are alone, that's why your happiness is half as happy as we, तुम आधे खुश हो हमसे, ठीक है ना। तो ये बहुत गजब की सिमली यूज की है, दो सन, तुम सन, देखो डायरेक्ट बात कर रहा है, यू सन, यानी अपोस्ट्रफे तो यूज कर ही रहा है, लगातार यूज कर रहा है, सीधा संबोधित कर रहा है, सन यू आर हाफ एज हैप्पी एज वी, तुम हमसे आधे खुश हो, आधे खुश हो तुम हमसे। इन दैट द वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्टेड दस, और देखो आगे फिर ये हाइपरबली का यूज कर रहा है, फिर हाइपरबली पे आ गया, और क्या कह रहा है, इन दैट, ये जो बेड है ना हमारा, इन दिस बेड, इन दैट यानी बेड, जो हमारा बेड है ना, द वर्ल्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड, पूरी दुनिया सिमट के यहीं आ गई है, मेरी तो दुनिया यही है,
तो पूरी दुनिया सिमट के किंग्स, प्रिंसेस, स्टेट्स, माइंस, गोल्ड माइंस, स्पाइसेस ऑफ इंडिया, गोल्ड माइंस ऑफ वेस्ट इंडीज, सब कुछ यही आ गया है कॉन्ट्रैक्टेड। पूरी दुनिया एक माइक्रोकॉस्म बन गई है, छोटा वर्ल्ड, मिनिएचर वर्ल्ड हो गया, छोटी दुनिया है ये हमारी, कॉन्ट्रैक्टेड, यानी कि आप कह सकते हैं माइक्रोकोज्म, एक वर्ल्ड का मिनिएचर, छोटा रूप। ये हमारा बेड हो गया है, हमारा रूम हो गया है, यही दुनिया हो गई है जहां मेरी वाइफ मेरे साथ है, मेरी प्रेमिका मेरे साथ में है। देखो वैसे जॉन डन की जो प्रेमिका थी, जो उसकी वाइफ थी, एन मोर थी, वो भी याद रखना आप लोग, एन मोर, जिससे वो भाग के शादी करता है। वो रिश्ते में उसकी नीस वगैरह लगती थी, या उसके पैट्रॉन की नीस थी, और उस शादी की वजह से उसको जेल भी होनी पड़ी थी। प्रेम को बहुत वैल्यू कर रहा है और कह रहा है कि हमारी दुनिया तो यहीं आ गई। देखो हाइपरबोली, पूरी दुनिया एक बेड में कैसे आ सकती है, लेकिन है पैराडॉक्स भी है। द होल वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्टेड, दिस पैराडॉक्स है कि पूरी दुनिया सिमट गई, कैसे सिमट सकती है, क्या बातें कर रहा है, बट है कि उस प्रेमी के लिए तो उसकी प्रेमिका ही तो पूरी दुनिया है, या सिमट सकती है, वो उसी को अपनी पूरी दुनिया देखता है, वही उसको एक दुनिया लगे, उसका चेहरा पूरी पृथ्वी है। दाइन योर एज आस्क इज, अब देखो आप, सन से फिर एपोस्ट्रोफी, सीधी बात कर रहा है, सूरज तुम्हारी एज, तुम्हारी उम्र अब आराम कर, ईज, ईज यानी आराम, अब थोड़े इजी हो जाओ, रिलैक्स करो, चिल करो आप, है ना, सीधी बात कर रहा है, तुम्हारी एज को आराम चाहिए, तो कहीं ना कहीं पर्सोनिफिकेशन भी है, यानी कि जैसे इंसान बूढ़े होने पर थक जाते हैं, ऐसे ही जॉन डन के हिसाब से, स्पीकर के हिसाब से, सूरज भी थक गया होगा, उसको भी आराम की जरूरत है, बूढ़ा हो गया, कितनी दुनिया के चक्कर, कितने सैकड़ों सालों से चक्कर लगाया जा रहा है, अब तक तो सूरज तुम भी थक गए होंगे, यू नीड रेस्ट, जस्ट हैव अ रेस्ट, थोड़ा रेस्ट कर लो भाई, थोड़ा ईज हो जाओ, चिल हो जाओ, थोड़े से रेस्ट करो। दाइन एज आस्क इज, तुम्हारी उम्र कहती है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, एंड सिंस दाई ड्यूटीज बी, और चूंकि तुम्हारी ड्यूटी है, तुम रेस्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी क्या है, घूमो, सुबह उगो, शाम तक चक्कर लगाते रहो, और पूरी दुनिया को गर्म करो, किरणें दो, उनको गर्म रखो, तुम्हारी काम है। देखो ड्यूटीज, इंसानों की तरह ड्यूटी कर रहा है, कर्तव्य कर रहा है, ड्यूटी जाता है सुबह शाम, सनराइज से सनसेट, तुम्हारी ड्यूटी तो पर्सोनिफिकेशन हो गया ना, टू वार्म द वर्ल्ड, वार्म वर्ल्ड, WW, एलिट्रेशन, देखो कितना गजब। अगर आप फिगर ऑफ स्पीच जानते हैं, लिटरेरी टर्म्स को जानते हैं, तो एंजॉय करो इन पोएम्स को, और जो सीखा है ना उसको ऐसे पहचानो। द वार्म द वर्ल्ड, तुम्हारा काम है दुनिया को गर्म करना, तुम्हारी ड्यूटी है, बट अब रेस्ट करना चाहिए। तुम्हें, तुम पर दया आती है कि तुम कितने बूढ़े हो गए, ऐसे फालतू काम करते हो, इसके कमरे में झांकना, उसके कमरे में झांकना, अरे क्या, आप तो रेस्ट करो भाई, दैट्स डन इन वार्मिंग अस, तुम्हें काम करो आप। फिर देखो हाइपरबोली, और फिर उसको निर्देश दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि तुम तो एक काम करो, हमारी दुनिया यही है, तुम तो हमें गर्म कर लो, पूरी दुनिया यही इस बेड के ऊपर है, तो इस बेड पर जब पूरी दुनिया है तो आओ और बस केवल हमें गर्म कर लो। दस डन इन वार्मिंग अस, देखो डब्ल्यू एक और आ गया, 3 टाइम्स डब्ल्यू आ गया यहाँ पे, WWW, सब एलिटेशन, एक ही लाइन में 3 बार डब्ल्यू, तुम तो आकर के हमें वार्म कर लो, हमें गर्म कर लो, ठीक है ना, तो ऐसा मान लेंगे कि तुमने पूरी दुनिया को गर्म कर, कहाँ कहाँ घूमोगे, बूढ़े हो गए हो, केवल इस कमरे में ही घूम लो बस, ज्यादा चक्कर भी लगाना पड़ेगा, हजारों किलोमीटर का चक्कर कहाँ लगाओगे, ये 4 दीवारों में घूम लो, हमारे कमरा ये तुम्हारा ऑर्बिट बन जाएगा, घूमने का जो तुम्हारा चक्कर है वो बन जाएगा, तुम्हारी कक्षा बन जाएगी, और ये तुम्हारा पर बेड जो है तुम्हारा सेंटर बन जाएगा पृथ्वी की तरह, और यहाँ घूम लो। वैसे देखो उल्टा होता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज के, लेकिन जो ये टॉलमेइक, टॉलमेइक बोलते हैं इसको, टॉलमेइक सिस्टम ये कहता है, पहले के लोग मानते थे कि पृथ्वी सेंटर है पूरी दुनिया का, और सूरज चारों चक्कर लगाता है, तो पूरी पृथ्वी के चक्कर चल लगाओगे तो तुम तो ओल्ड हो गए हो, तुम्हें तो आराम की जरूरत, तुम्हारी एज कहती है आराम करो, तुम एक काम करो, तुम्हारा सारी ड्यूटी पूरी हो जाएगी इन वार्मिंग, हमारे को गर्म करके तुम्हारी पूरी ड्यूटी पूरी हो जाएगी।
अब ये लास्ट की 2 लाइन है, क्या कहता है, शाइन हियर टू अस, तुम एक काम करो यहां पर आके चमक लो, शाइन हियर टू अस, हम पर ही चमक लो। फिर देखो वही हाइपरबली से खत्म होती है, खूब हाइपरबली यूज की। ये मेटाफिजिकल पोएट्री का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, इस रूप में याद रखो आप। अगर किसी को मेटाफिजिकल पोएट्री क्या होती है समझाना हो, बताना हो, तो जॉन डन की ये पोएम उसको पढ़ा दो, समझा दो, आपको मेटाफिजिकल पोएट्री समझा पाओगे आप। बस यहां चमक लो हम पर। एंड दो आर मतलब यू आर, पुरानी इंग्लिश है, आर्केइक, एवरीवेयर, यहां चमक लोगे ना, मान लेना तुम सब जगह चमक। अगर तुमने हम पे चमक अपनी बिखेर दी तो सब पर चमक बिखेर दी, पूरी दुनिया मान लेगी। क्या गजब की आयरनी है, क्या गजब का मेटाफिजिकल कंसीट्स है। देखो अब कैसे अपनी मन की भावनाओं की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है सूरज और उसकी रोशनी से कंपेयर करके बता रहा है। इसे तो मेटाफिजिक्स कहते हैं। अपनी इंटरनल स्पिरिचुअल फीलिंग्स को आप किस तरह से फिजिक यानी कि दुनियादारी की चीजों से, अर्थली चीजों से कनेक्ट करके बता सकते हो, जो वैसे नॉर्मल लोग नहीं बता पाते थे, एलिजाबेथन इसके लोग नहीं बता पाते थे। दिस बैड दाई सेंटर, और ये जो बैड है ना हमारा, ये बैड सूरज तुम्हारा सेंटर हो जाएगा। ये बैड जिसपे हम दोनों हैं ये तुम्हारा सेंटर हो जाएगा। दीज वॉल्स दाई स्पेयर, और जो इस कमरे की दीवारें हैं ये दीवारें तुम्हारा क्या हो जाएंगी, ये तुम्हारी स्पेयर हो जाएंगी, तुम्हारी ऑर्बिट हो जाएंगी। अब देखो तुम्हारी ये परिक्रमा हो जाएगी। क्या गजब की मेटाफर यूज कर रहा है, एक्सटेंडेड मेटाफर, मेटाफिजिकल कंसीट्स। ये दीवारें देखो, ये दीवारें, कमरे की दीवारें तुम्हारी क्या बन जाएंगी, स्पेयर बन जाएंगी, ऑर्बिट बन जाएंगी, ठीक है ना। और तुम यही चक्कर लगा लेना, चक्कर पूरा हो जाएगा। बस ये मेरी दुनिया है तो तुम तो इसी बेड के चारों तरफ क्या करो, चक्कर लगा लो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। दिस बेड दाई सेंटर इज, ये हाइपरबली है। और देखो पूरी दुनिया का सेंटर बेड कैसे हो सकता है, पैराडॉक्स है। इस वाइल्स वॉल्स पे, स्पेयर पे चक्कर लगा लो। तो इस तरह से ये खत्म होती है। ये अपने आप को, अपनी प्रेमिका को सब कुछ मानता है, सूरज कुछ भी नहीं है, ट्रायम्फ है, ये खुद विजेता है। वैसे सूरज पूरी दुनिया का विजेता है, लेकिन यहाँ पर प्रेमी ने उसकी ताकत को बिल्कुल ही वो कर दिया। इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव। ये आर्ग्यूमेंटेटिव लैंग्वेज होती है, आर्ग्यूमेंटल लैंग्वेज होती है, ये परसुएसिव लैंग्वेज, जिसका टोन बड़ा ही रिबेलियस है, बड़ा ही डोमिनेट है, ठीक है ना, बड़ा ऑथोरेटिव है, और बहुत गजब की पोयम है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है ड्रामेटिक मोनोलॉग की तरह का, ये अच्छा उदाहरण है मेटाफिजिकल पोएट्री का, लव पोयम का। अमोरस, कहीं ना कहीं यहाँ सूरज की स्पिरिचुअल पावर भी है और कहीं ना कहीं यहाँ लव की पावर भी है, तो अमोरस भी है। और ये इनवर्ट ओबोर्ड नहीं सॉरी इनवर्ट ओबार्ड का एग्जाम्पल है, इनवर्ट ओबार्ड का एग्जाम्पल है, सुबह सुबह का गीत जिसमें प्रेमी डांट रहा है। आई होप दोस्तों ये पोएम आपको अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है ना। और इस पोएम को अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप लाइक करें, इस पोएम को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों में आप शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और कमेंट्स कर दें। और कमेंट सेक्शन में वो हाइप वाला बटन आता है, उससे आप अपने कुछ पॉइंट्स भी दे सकते हैं। और ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें, करवाएं, ठीक है ना। अगली पोएम फिर कभी हम आएंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और इसकी जो थियोरीज हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं, ये कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच हमने यूज किए हैं, इसके डिटेल नोट्स, इनकी क्लासेस आपको अपने ऐप केटी सर इंग्लिश पे मिल जाएंगी। इसका एक क्वेश्चन का पार्ट अगर आ सका तो मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, वरना फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग नई पोएम के साथ करेंगे, ठीक है ना। आई होप आपने ये पोएम एंजॉय की होगी दोस्तों। इन फिगर ऑफ स्पीच वगैरह से अच्छे से आपको ये पोएम समझ में आई होगी, इमेजेस ने भी आपको मदद करी होगी समझने में। ये आपको एक्सपेरिमेंट कैसे लग रहे हैं, तरीके कैसे लग रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ये भी बताना, ठीक है दोस्तों। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, बाय, चाओ।